जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, आर्यन भीड़ को चीरता हुआ बीच मंडप में पहुंच गया। उसकी हालत पागलों जैसी थी। 2 दिन से न सोया था, न कुछ खाया था। शेरवानी धूल से सनी थी और आंखों में खून उतर आया था। जैसे ही सुहानी ने दूसरा कदम बढ़ाया, आर्यन उसके पैरों के पास गिर पड़ा। गांव के लोग बुदबुदाने लगे। बिमल के घरवाले उसे हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने सुहानी के पैर थाम लिए। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। सुहानी, खुदा के लिए मत करो ये शादी। दिल्ली के एक आलीशान बंगले में खन्ना परिवार रहता था। अमर खन्ना शहर के जाने माने वकील थे। उनकी पत्नी माया एक फैशन डिजाइनर थी और उनका बेटा आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक परफेक्ट फैमिली थी। बड़ी गाड़ियां, विदेश में छुट्टियां और हर तरह की सुख सुविधा। लेकिन उस घर की सच्चाई अलग थी। घर के तीनों सदस्य 3 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। सुबह नाश्ते की मेज पर सब अपने अपने फोन में व्यस्त होते। रात को सब अपने कमरों में बंद हो जाते। बातचीत के नाम पर सिर्फ बिल भर दिया या आज खाना क्या बना है जैसे औपचारिक वाक्य ही बच गए थे। एक दिन अमर के पास उनके पुराने गांव से एक चिट्ठी आई। गांव के पुराने पुस्तैनी घर की मरम्मत होनी थी और वहां के सरपंच ने उन्हें कुछ कानूनी कागजातों पर दस्तखत करने के लिए बुलाया था। अमर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन माया ने जोर दिया, अमर, हम सालों से कहीं साथ नहीं गए, चलिए इसी बहाने कुछ दिन शहर के शोर से दूर रहेंगे। आर्यन ने पहले मना किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वहां इंटरनेट का नेटवर्क बहुत कमजोर है तो वो झल्ला गया। फिर भी अपनी मां की खुशी के लिए वो साथ चलने को राजी हो गया। जब वे गांव पहुंचे तो नज़ारा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, बरगद के पुराने पेड़ और चहचहाते पक्षी। उनका पुराना घर, जिसे शांति निवास कहा जाता था, अब धूल से भरा था। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे। आर्यन अपने फोन में सिग्नल ढूंढता रहता, माया रसोई की गंदगी देखकर परेशान थी और अमर को बार बार अपने पेंडिंग केस याद आ रहे थे। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव में भारी बारिश हुई और बिजली कट गई। उस रात न टीवी था, न फोन चार्ज था और न ही बाहर जाने का रास्ता। मजबूरी में तीनों को बरामदे में लालटेन जलाकर बैठना पड़ा। माया ने पुरानी अलमारी से एक फोटो एल्बम निकाली। उसमें अमर के बचपन की तस्वीरें थीं। अमर ने एक तस्वीर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है आर्यन, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसी आंगन में मैंने अपनी पहली साइकिल चलाई थी। मेरे पिता, तुम्हारे दादाजी ने मुझे पकड़ा हुआ था ताकि मैं गिर न जाऊं। आर्यन ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर वो सुकून देखा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। माया ने बताया कि कैसे शादी के शुरुआती सालों में उनके पास पैसे कम थे, लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा थीं। उन्होंने याद किया कि कैसे वे एक ही स्कूटर पर बैठकर पूरा शहर घूमते थे। बातों बातों में आर्यन ने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया, पापा, आप हमेशा चाहते थे कि मैं एक कॉर्पोरेट लीडर बनूं, इसलिए मैंने ये नौकरी की। लेकिन सच तो यह है कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है। मुझे घुटन होती है उस ऑफिस के केबिन में। अमर चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने बेटे को सुख सुविधाएं तो दे रहे थे, लेकिन उसके सपनों को कभी सुन नहीं पाए। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी सफलता की दौड़ में इतना अंधा हो गया कि तुम्हारी खुशी देखना भूल गया। माया की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि जिस प्यार और बातचीत को वे बड़े शहरों के रेस्टोरेंट में ढूंढ रहे थे, वो तो इस सादे से आंगन में लालटेन की रोशनी में मिल गया। गांव में रुके हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था। आर्यन, जो पहले दिन यहां से भागना चाहता था, अब धीरे धीरे यहां की शांति का आदी होने लगा था। एक सुबह जब वो अपने कैमरे के साथ गांव की पुरानी बावली स्टेपवेल के पास फोटोग्राफी कर रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद रंग का सूट पहने, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कुछ लिख रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आर्यन ने अनजाने में ही अपना कैमरा उसकी ओर घुमाया और एक फोटो खींच ली। क्लिक की आवाज सुनकर उस लड़की ने ऊपर देखा। उसकी भूरी आंखें सीधे आर्यन की आंखों से जा टकराईं। आर्यन सकपका गया। लड़की उठी और आर्यन के पास आई। शहर से आए मेहमानों को क्या बिना पूछे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है? उसने बड़ी सादगी और आत्मविश्वास से पूछा। आर्यन हकबका गया, सॉरी, मैं बस लाइट चेक कर रहा था। आप मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। वो लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम सुहानी है और ये बावली मेरा ऑफिस है। सुहानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और खाली समय में कविताएं लिखती थी। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक आर्यन और सुहानी अक्सर मिलने लगे। सुहानी उसे गांव के उन हिस्सों में ले गई जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता था। खेतों के बीच छिपी एक छोटी नदी, पहाड़ी के ऊपर बना पुराना शिव मंदिर
और वो बरगद जहां से सूर्यास्त सबसे सुंदर दिखता था। आर्यन ने सुहानी को शहर की कहानियां सुनाई और सुहानी ने उसे सिखाया कि मिट्टी से जुड़कर रहना क्या होता है। आर्यन को सुहानी से प्यार होने लगा था, लेकिन यह सिर्फ चेहरे का आकर्षण नहीं था, उसे सुहानी के विचारों और उसकी सादगी से प्यार था। एक शाम आर्यन ने हिम्मत जुटाकर सुहानी से कहा, सुहानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गांव में मुझे वो मिलेगा जो मुझे करोड़ों की आबादी वाले दिल्ली में नहीं मिला, सुकून और शायद तुम। सुहानी चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, आर्यन, हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारी दुनिया कांच की है और मेरी मिट्टी की। कांच चमकता तो बहुत है, पर गिरते ही टूट जाता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आया। अमर खन्ना, आर्यन के पिता को पता चला कि आर्यन गांव की एक लड़की के साथ घूम रहा है। अमर के पुराने वकील वाले संस्कार जाग गए। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की आर्यन के पैसे या रुतबे के पीछे है। एक दिन अमर ने सुहानी को अपने घर बुलाया। माया और आर्यन भी वहीं थे। अमर ने सीधे शब्दों में कहा, सुहानी, आर्यन शहर जाएगा और अपनी जिंदगी जिएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम वहां फिट हो पाओगी, या तुम चाहती हो कि आर्यन भी यहीं खेती करे? सुहानी ने नीची नजरों से नहीं, बल्कि गर्व से अमर की आंखों में देखकर कहा, वकील साहब, प्यार फिट होने का नाम नहीं है, साथ चलने का नाम है। और रही बात आर्यन की, तो मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, सिवाय उसकी सच्ची मुस्कान के, जो उसे आपके शहर में नहीं मिल रही थी। तभी आर्यन आगे आया और अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, आपने ही तो सिखाया था कि दिल की सुनो। सुहानी ने मुझे खुद से मिलना सिखाया है। जब आर्यन ने सुहानी का हाथ थामकर समर्थन मांगा, तो अमर अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनके चेहरे पर वो नरमी गायब थी जो पिछले कुछ दिनों में दिखी थी। प्यार, सादगी, सुकून। अमर की आवाज ठंडी और चुभने वाली थी। आर्यन, ये शब्द कहानियों में अच्छे लगते हैं, हकीकत की दुनिया में हैसियत और समाज नाम की भी कोई चीज होती है। एक वकील का बेटा जो खानदानी दौलत का वारिस है, वो एक गांव की मामूली स्कूल टीचर को अपनी पत्नी बनाकर दिल्ली के गलियारों में नहीं घूम सकता। माया ने बीच बचाव करना चाहा, अमर, बच्चा है वो, बात तो सुनिए। नहीं माया, अमर चिल्लाए, इसे लगता है कि फोटोग्राफी और ये गांव की लड़की इसकी जिंदगी संवार देंगे। आर्यन, अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो याद रखना, इस घर के दरवाजे और मेरी दौलत की वसीयत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आर्यन को लगा था कि उसके पिता बदल गए हैं, लेकिन वो गलत था। अमर के लिए उनका स्टेटस उनके बेटे की खुशी से बड़ा था। सुहानी जो चुपचाप ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कमजोर नहीं थी। उसने आर्यन का हाथ धीरे से छोड़ दिया। आर्यन, मैंने कहा था ना, हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारी दुनिया के उसूल बहुत सख्त हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने पिता और अपने भविष्य से हाथ धो बैठो। आर्यन ने सुहानी को रोकने की कोशिश की। सुहानी, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। लेकिन सुहानी ने अपना फैसला कर लिया था। उसने अमर की ओर देखा और कहा, वकील साहब, आपने आज साबित कर दिया कि बड़े घरों में रहने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत छोटे होते हैं। आप अपनी दौलत मुबारक रखिए। वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। आर्यन उसके पीछे भागना चाहता था, पर अमर ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर आज उस दहलीज के बाहर कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो रात खन्ना परिवार के लिए सबसे लंबी और काली रात थी। अमर ने उसी वक्त सामान बांधने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनकी बड़ी गाड़ी धूल उड़ाते हुए शहर की तरफ रवाना हो गई। आर्यन गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा खिड़की से उस धूल भरी पगडंडी को देख रहा था जहां कल तक उसके सपने थे। उसने अपना कैमरा निकाला और सुहानी की वो आखिरी फोटो देखी जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर ली थी। उसका दिल भारी था, पर आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक खालीपन था। शहर पहुंचने के बाद जिंदगी पटरी पर तो लौट आई, लेकिन वो इंसान बदल गए। अमर खन्ना ने फिर से कोर्ट और फाइलों में खुद को दफन कर लिया। माया ने फिर से किटी पार्टी और बनावटी मुस्कुराहटों का सहारा ले लिया। लेकिन आर्यन अब वो लड़का नहीं रहा जो पहले था। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। उसने पिता के कहे अनुसार ऑफिस जाना शुरू किया, बड़ी डील साइन की और खूब पैसा कमाया। वो अब एक मशीनी पुतला बन चुका था। गांव की उन वीरान गलियों में वक्त जैसे ठहर सा गया था। आर्यन के जाने के बाद सुहानी की जिंदगी का हर दिन एक अंतहीन इंतजार बन गया। खन्ना परिवार का वो पुश्तैनी घर शांति निवास अब फिर से ताले में बंद हो चुका था। खिड़कियों पर धूल जम गई थी और आंगन में वही पुरानी खामोशी लौट आई थी। लेकिन गांव वालों ने एक बात गौर की थी, हर शाम जब सूरज ढलने लगता, सुहानी उस घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती थी। वो वहां घंटों बैठी रहती, कभी कुछ लिखती तो कभी बस दूर तक जाती उस खाली सड़क को देखती रहती जहां से आर्यन की गाड़ी ओझल हुई थी। उसे यकीन था कि आर्यन एक न एक दिन वापस आएगा।
घर पर सुहानी के पिता ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। वे कहते, सुहानी, वो शहर का लड़का था, उसने तुम्हें भुला दिया होगा। वो महलों का रहने वाला है, वो इस धूल मिट्टी में वापस क्यों आएगा? सुहानी बस एक ही जवाब देती, पिताजी, उसने मुझसे नहीं, खुद से वादा किया था कि वो अपनी पहचान ढूंढेगा। मुझे यकीन है कि वो अपनी पहचान के साथ वापस आएगा। वो रोज स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसके चेहरे की वो हंसी गायब हो गई थी जो आर्यन की तस्वीरों में कैद थी। उसकी कविताएं अब दर्द से भरी होती थीं। वो अक्सर उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाती जहां वो पहली बार मिली थी और सोचती कि क्या आर्यन भी उसे याद करता होगा। सुहानी ने आर्यन को कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि अमर खन्ना ने आर्यन का फ़ोन नंबर बदल दिया था और घर के पते पर आने वाली हर ऐसी चिट्ठी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता था। आर्यन को कभी पता ही नहीं चला कि सुहानी उसे हर पल याद कर रही है। आर्यन शहर में एक जिंदा लाश बन चुका था। वो रात रात भर जागकर अपनी पुरानी खींची हुई तस्वीरों को देखता। उसे लगता था कि सुहानी शायद अब तक आगे बढ़ गई होगी, शायद उसने किसी और से शादी कर ली होगी। वह अपने पिता के डर और सुहानी के प्रति अपनी मजबूरी के बीच पिस रहा था। बरसात का मौसम फिर आया। गांव की वही पुरानी बावली फिर से भर गई। सुहानी आज भी उसी उम्मीद में वहां बैठी थी। बारिश में भीगते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आर्यन, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें एक बार तो वापस आना ही होगा। भले ही तुम मेरे लिए ना आओ, पर उस सुकून के लिए आओ जिसे तुम यहाँ छोड़ गए थे। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे थे। वो लड़की जो कभी गांव की सबसे बुद्धिमान शिक्षक मानी जाती थी, अब एक बंद घर की रखवाली करने वाली एक परछाई बनकर रह गई थी। वो रोज उस बंद घर के ताले को छूती और उसे साफ करती, जैसे वो आर्यन का नहीं बल्कि अपने ही दिल का दरवाजा साफ कर रही हो। सालों बीत गए। आर्यन बड़ा आदमी बन गया। उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की से तय कर दी गई। उसने अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए थे। इधर गांव में सुहानी की आंखों की चमक अब धुंधली पड़ चुकी थी। एक शाम गांव के उस घर के सामने सुहानी बैठी थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, इंतजार प्यार की सबसे बड़ी कसौटी है और शायद मैं इस इम्तिहान में हार गई। तुम नहीं आए आर्यन, लेकिन मेरा प्यार यहीं तुम्हारी राह देखता रहेगा। उस शाम के बाद सुहानी ने उस घर की तरफ जाना छोड़ दिया। वो हार नहीं गई थी। वो अपने घर के कमरे में बंद रहने लगी, खिड़की से उसी सड़क को ताकती हुई। वक्त का पहिया तेजी से घूमा, लेकिन घाव वहीं के वहीं रहे। अब सुहानी 24 साल की हो गई थी। उसके चेहरे की वो मासूमियत अब एक गंभीर परिपक्वता में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी जान बच्चों को पढ़ाने और लिखने में लगा दी थी। उसके पिता बूढ़े हो रहे थे और गांव वाले अब खुलकर उसकी शादी की बातें करने लगे थे। सुहानी, कब तक उस साये का इंतजार करेगी जो शायद तुझे याद भी नहीं करता? उसके पिता ने खांसते हुए पूछा। सुहानी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, पिताजी, इंतजार करना मेरा फैसला है। वो आए ना आए, मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। पर अब उसकी आंखों में उम्मीद से ज्यादा एक गहरा दर्द था। वो अब भी रोज शाम शांति निवास के बंद गेट के पास से गुजरती, पर अब वहां रुकती नहीं थी। उसे लगने लगा था कि आर्यन अब इस मिट्टी की खुशबू भूल चुका होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में अमर खन्ना ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उन्होंने आर्यन की शादी अपने सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया की बेटी तारा से तय कर दी। यह शादी कम और 2 बड़ी कंपनियों का विलय ज्यादा था। अमर खन्ना ने आर्यन के सामने फाइल्स पटकते हुए कहा, अगले महीने तुम्हारी सगाई है। तारा विदेश से पढ़कर आई है। वो तुम्हारे और हमारे बिजनेस के लिए एकदम सही है। आर्यन, जो अब 26 साल का एक सफल लेकिन बेजान इंसान बन चुका था, ने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक है पापा, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। आर्यन ने विरोध करना छोड़ दिया था। उसने मान लिया था कि उसकी तकदीर में प्यार नहीं, सिर्फ सौदा लिखा है। वो महंगे सूट पहनता, बड़ी गाड़ियों में घूमता, लेकिन उसके कमरे की एक गुप्त दराज में आज भी सुहानी की वही आखिरी तस्वीर और गांव की मिट्टी का एक छोटा सा ढेला रखा था। सगाई की रात जब पूरा बंगला रोशनी से नहाया हुआ था और बड़े बड़े लोग शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे, आर्यन एक कोने में खड़ा था। तारा उसके पास आई। आर्यन, तुम खुश नहीं लग रहे, क्या कोई कमी है? आर्यन ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, कमी कुछ नहीं है तारा, बस यहाँ बहुत शोर है। अमर खन्ना अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने आर्यन के दिल से उस गांव की लड़की का नाम मिटा दिया है। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाते हुए कहा, देखा, वक्त सब कुछ भुला देता है। आज मेरा बेटा उस मुकाम पर है जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आर्यन की खामोशी कोई सहमति नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का वो इंसान मर चुका था जिसे अमर कभी प्यार करते थे। सगाई का वो तोहफा। सगाई के रस्म के दौरान आर्यन को एक पुराना पार्सल मिला जो बरसों से गांव के डाकघर में अटका हुआ था
और अब जाकर अमर खन्ना के ऑफिस पहुंचा था। वो सुहानी की वही डायरी थी जो उसने अधूरी छोड़ दी थी। अमर ने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो गलती से आर्यन के हाथ लग गई। जब आर्यन ने सगाई की भीड़ के बीच उस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, तुम नहीं आए आर्यन, लेकिन मेरा प्यार यहीं तुम्हारी राह देखता रहेगा, तो उसके हाथ कांपने लगे। तारा ने उसका हाथ पकड़ा। आर्यन, अंगूठी पहनाने का वक्त हो गया है। आर्यन ने अपनी पिता की ओर देखा, जिनकी आंखों में चमक थी, और फिर उस डायरी की ओर। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो उस पुरानी मरती हुई उम्मीद के लिए सब कुछ छोड़ दे, या फिर इस चमक धमक वाली झूठी जिंदगी को गले लगा ले। सगाई की वो रात आर्यन के सब्र का आखिरी बांध थी। सुहानी की डायरी के उस एक वाक्य ने आर्यन के अंदर दफन हो चुके उस लड़के को जगा दिया जो सादगी और सच्चाई से प्यार करता था। अंगूठी पहनाने का समय करीब था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अमर खन्ना ने बड़े गर्व से आर्यन की ओर देखा। तारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसकी जेब में सुहानी की वो डायरी किसी अंगारे की तरह जल रही थी। अचानक आर्यन पीछे हट गया। आर्यन, क्या हुआ बेटा? अमर खन्ना की आवाज में घबराहट और चेतावनी दोनों थी। आर्यन ने अपने पिता की आंखों में देखा और फिर उस चमकती हुई अंगूठी को मेज पर रख दिया। पापा, आपने कहा था कि वक्त सब कुछ भुला देता है, पर सच तो ये है कि वक्त ने सिर्फ मेरे घावों पर धूल डाली थी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमर खन्ना गरज कर बोले, होश में हो तुम? तमाशा मत बनाओ, चुपचाप रस्म पूरी करो। तमाशा तो पिछले 6 सालों से चल रहा है पापा, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। मैंने आपकी हर बात मानी, आपकी पसंद की नौकरी की, आपके तरीके से जिया, पर अब और नहीं। मैं एक ऐसी लड़की का इंतजार खत्म करने जा रहा हूं जो शायद अपनी आखिरी उम्मीद खो चुकी है। इससे पहले कि अमर खन्ना उसे रोक पाते, आर्यन भीड़ को चीरते हुए बाहर की तरफ भागा। अमर खन्ना चिल्लाते रहे, आर्यन, अगर आज गए तो मेरा नाम भूल जाना। तुम इस शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। लेकिन आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी महंगी गाड़ी स्टार्ट की और शहर की जगमगाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए उस अंधेरे हाईवे की ओर बढ़ गया जो उसे उसके गांव, उसकी सुहानी की ओर ले जाने वाला था। उसके पास न तो कोई सामान था, न कोई योजना। उसके पास सिर्फ एक अधूरी डायरी थी और एक अटूट विश्वास। रात भर गाड़ी चलाने के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी, आर्यन गांव की सीमा पर पहुंचा। शहर के सूट और जूतों में वो वहां बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन उसका दिल अपनी जगह पर था। वो सीधा शांति निवास पहुंचा। घर का ताला अब भी बंद था, लेकिन वहां की मिट्टी वैसी ही महक रही थी। वह भागते हुए सुहानी के घर की तरफ गया। उसके पैर कीचड़ में सने थे, सांसें फूल रही थीं। सुहानी अपने घर के आंगन में बैठी बच्चों की पुरानी कॉपियां देख रही थी। वो कमजोर दिख रही थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तभी उसने कदमों की आहट सुनी। उसने सिर उठाया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही चेहरा, वही आंखें। पर अब वो आर्यन नहीं रहा था जो चुपचाप चला गया था। आर्यन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सुहानी का हाथ थामकर रोने लगा। सुहानी के हाथ से कॉपियां गिर गईं। तुम क्यों आए? सुहानी की आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक गहरी थकान थी। अब बहुत देर हो चुकी है आर्यन। मेरी उम्र, मेरी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी हैं। आर्यन ने सिसकते हुए कहा, देर नहीं हुई सुहानी। देखो, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। दौलत, घर, नाम, सब कुछ। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। सुहानी ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, तुमने अपने पिता के घर का पिंजरा तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे पिता ने मेरी सगाई 6 महीने पहले गांव के ही एक लड़के से कर दी है। मेरी शादी अगले हफ्ते है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया था, वो शायद उसे बहुत पहले पा लेनी चाहिए थी। सुहानी की आंखों में अब आंसू थे। जब तक मैं तुम्हारी थी, तुम नहीं आए। अब जब मैं किसी और की होने वाली हूं, तो तुम मेरा रास्ता रोकने आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से एक अधूरा इंतजार बन जाऊं? शादी का मंडप सज चुका था। शहनाइयों की गूंज हवा में तैर रही थी, लेकिन आर्यन के लिए ये आवाज किसी मातम से कम नहीं थी। गांव के एक छोटे से मैदान में शामियाना लगा था, जहां सुहानी लाल जोड़े में सजी अपनी किस्मत की बलि चढ़ने जा रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुहानी और उसका मंगेतर बिमल अग्नि के चारों ओर खड़े थे। सुहानी की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उस घूंघट के पीछे पत्थर जैसा निर्जीव लग रहा था। जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, आर्यन भीड़ को चीरता हुआ बीच मंडप में पहुंच गया। उसकी हालत पागलों जैसी थी। 2 दिन से न सोया था, न कुछ खाया था। शेरवानी धूल से सनी थी और आंखों में खून उतर आया था।
जैसे ही सुहानी ने दूसरा कदम बढ़ाया, आर्यन उसके पैरों के पास गिर पड़ा। गांव के लोग बुदबुदाने लगे। बिमल के घरवाले उसे हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने सुहानी के पैर थाम लिए। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। सुहानी, खुदा के लिए मत करो ये शादी। आर्यन की आवाज कांप रही थी, वो बुरी तरह गड़गड़ा रहा था। मैं मर जाऊंगा सुहानी, मैं अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सुहानी वहीं जम गई। उसके कदम रुक गए। बिमल ने चिल्लाकर कहा, कौन है ये? इसे हटाओ यहां से। आर्यन ने सुहानी की लाल साड़ी का पल्लू अपने कांपते हाथों से पकड़ लिया। वह सुहानी की शेरवानी के सामने बेबस खड़ा था। सुहानी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं गांव में रहूंगा, मैं हल चलाऊंगा, मैं छोटा सा घर बनाऊंगा, पर मुझे अकेला मत छोड़ो। देखो, मैंने सब छोड़ दिया। मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। मुझे भीख दे दो सुहानी, अपने प्यार की भीख दे दो। मंडप में सन्नाटा पसर गया। सुहानी के पिता आगे आए और आर्यन को धक्का देने की कोशिश की। चले जाओ यहां से शहर के बाबू, मेरी बेटी की जिंदगी अब और बर्बाद मत करो। आर्यन ने सुहानी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन साथ ही एक गहरा अपमान और टूटन भी थी। आर्यन वहीं फर्श पर गिरकर अपना सिर पटकने लगा। उसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थीं। सुहानी, एक बार, सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं सबको लड़कर ले जाऊंगा तुम्हें। सुहानी, प्लीज। सुहानी ने अपना हाथ उठाया। सबको लगा कि वो आर्यन का हाथ थाम लेगी, लेकिन उसने अपना हाथ अपने मंगेतर बिमल की ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों से एक बड़ा सा आंसू गिरा और आर्यन के कांपते हाथ पर जा पड़ा। उसने धीमी पर पत्थर जैसी आवाज में कहा, आर्यन, तुमने तब हाथ नहीं थामा जब मैं तुम्हारी राह देख रही थी। अब जब मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूं, तो तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करने आए हो। जाओ यहां से, मेरा बचा हुआ सम्मान मुझे जीने दो। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ा। सुहानी ने अपना फेरा पूरा किया। आर्यन वहीं पैरों के बल बैठा रहा। उसकी शेरवानी पर मिट्टी और आंसू मिल चुके थे। वह अपनी सुहानी को किसी और के पीछे अग्नि के फेरे लेते हुए देखता रहा। हर फेरा आर्यन के दिल पर एक कुल्हाड़ी की तरह पड़ रहा था। जब सिंदूर दान का समय आया, आर्यन की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मंडप में बिमल सिंदूर की डिबिया खोल ही रहा था कि आर्यन की उस चीख ने सुहानी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो चीख एक रईसजादे का घमंड नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। टूट गई बेड़ियां। जैसे ही बिमल का हाथ सुहानी की मांग की ओर बढ़ा, सुहानी ने झटके से उसका हाथ पीछे कर दिया। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा कि आर्यन जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसकी शेरवानी धूल में सनी है और वो अपनी सुहानी को पाने के लिए किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। सुहानी का संयम जवाब दे गया। समाज का डर, पिता का वादा और गांव की मर्यादा सब उस प्यार के आगे बौने पड़ गए जो सालों से उसके सीने में दफन था। वो भागकर गई और सीधा जमीन पर बैठे आर्यन के गले लग गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूरा मंडप सन्न रह गया। सुहानी ने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया और सिसकते हुए कहा, बस करो आर्यन, बस करो। देखो, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम आ गए ना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि वो फिर से ओझल न हो जाए। उसने सुहानी के कंधों पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। सुहानी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बिमल के घरवाले चिल्लाने लगे, ये क्या बदतमीजी है, ये शादी हो चुकी है। सुहानी खड़ी हुई। उसका चेहरा अब डर से नहीं, बल्कि एक नई ताकत से चमक रहा था। उसने अपना गठबंधन खोलकर आग में फेंक दिया। उसने बिमल की ओर देखकर कहा, माफ करना बिमल, पर जिस औरत का दिल किसी और के पास हो, वो तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैंने अपनी पूरी उम्र इस इंसान का इंतजार किया है। अब जब ये आया है, तो मैं इसे दोबारा खोने का गुनाह नहीं करूंगी। सुहानी के पिता हाथ में लाठी लिए आगे बढ़े। सुहानी, तू हमारी नाक कटवा रही है। आर्यन खड़ा हुआ और सुहानी के पिता के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वो सब कुछ छोड़ आया हूं जो मुझे आपसे अलग करता था। मैं यहीं रहूंगा, इसी गांव की मिट्टी में काम करूंगा। मैं सुहानी को वो हर खुशी दूंगा जिसका वो हकदार है। बस हमें जुदा मत कीजिए। आर्यन की ऐसी हालत देखकर सुहानी के पिता का पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की आंखों में सालों बाद वो चमक लौटी है जो खो गई थी। उन्होंने अपनी लाठी नीचे गिरा दी और भारी मन से कहा, जा सुहानी, अपने घर का चिराग खुद चुन ले। मैंने बहुत दीवारें खड़ी की, पर प्यार की ताकत उन सबसे ऊंची निकली। सुखी अंत।
गांव के उसी मंदिर में जहां वे पहली बार मिले थे, आर्यन और सुहानी की शादी हुई। इस बार न कोई बड़ी गाड़ियां थीं, न शहर के बड़े वकील, बस गांव के लोग थे। ढोलक की थाप थी और दो ऐसे दिल थे जो एक दूसरे में समा गए थे। आर्यन ने शहर वापस न जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता की दौलत को ठुकराकर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और फोटोग्राफी करना शुरू किया। वो अब एक आलीशान बंगले में नहीं रहता था, लेकिन सुहानी के साथ उस छोटे से घर में उसे जो चैन मिला वो करोड़ों की संपत्ति से कहीं बढ़कर था। अमर खन्ना को जब पता चला तो उन्होंने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने आर्यन और सुहानी की एक तस्वीर देखी जिसमें आर्यन हल पकड़े हुए सुहानी के साथ खिलखिलाकर हंस रहा था, तो उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि प्यार को खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। निष्कर्ष, कहानी का अंत हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, भले ही उसे कितनी ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़े। अगर दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने के लिए रास्ते बना ही देती है। आर्यन और सुहानी अब अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, जहां सिर्फ प्यार की भाषा बोली जाती थी। समाप्त।